हाँ तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर हम देखेंगे अभी कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उससे पहले अपन कुछ डिस्कस करते हैं कि अपन ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया। बेसिकली रेस्पिरेशन है क्या? अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड दैट रिलीज एनर्जी एंड द रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी हमने लिखा था कि 38 एटीपी के जो नंबर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है, और हमने रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स देखे थे तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो 38 एटीपी हैं ये हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जो अपन ने सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था वो था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या किसके अंदर गया, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और ये जो स्टेप हुआ ग्लाइकोलाइसिस, और इस ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला, पायरुविक एसिड मिला। अब ये जो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिले थे, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग थे। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देन अब अपन बात करते हैं कि इस पायरुविक एसिड का बेटा क्या फेट है, इस पायरुविक एसिड का आगे क्या होना है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसके अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन मिलने से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ईटीएस को रन करेगा। अब ये ईटीएस में जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के थ्रू ये क्या बनाएगा, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइल को ए, एसिटिल को ए के अंदर, एसिटिल को ए के अंदर होता है। और ये जो एसिटिल को ए है ये फिर किस में पार्टिसिपेट करता है, ये जो एसिटिल को ए है बेटा ये हमारा क्रेब साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है, क्रेब साइकिल के अंदर। और क्रेब साइकिल कहाँ रन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल जो है वो रन करेगी। कहाँ पे रन करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो प्रोसेस हमने देखा तो यहां से हमें क्या मिला बेटा, हमें बहुत सारे कुछ एटीपी मिले। अब देखो यहां से इस स्टेप से सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ये जो बेटा ग्लाइकोलाइसिस था इससे हमें डायरेक्ट एटीपी कितने मिलते हैं, डायरेक्ट एटीपी कितने मिलते हैं, डायरेक्ट एटीपी कितने मिलते हैं, डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं 2 एटीपी मिलते हैं। डायरेक्ट कितने एटीपी मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे। अब बेटा जो ये क्रेब यहां पे हमें लिंक रिएक्शन से हमें नो डायरेक्ट एटीपी, नो डायरेक्ट एटीपी, नो डायरेक्ट एटीपी, कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं मिलता यहां से हमें, ठीक है। और देन ये जो हमारा एसिटाइल को ए है ये क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। अब इस क्रेब साइकिल के अंदर हमें डायरेक्ट एटीपी कितने मिलते हैं, जहां पे बेटा सक्सिनिक एसिड, जो सक्सिनिक एसिड से, सक्सिनिक को ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, वहां पे हमें क्या मिलता है, 1 एटीपी मिलता है। यानी 2 एटीपी यहां पे हमें डायरेक्ट मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल से 1 और 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी। एसिटाइल को ए के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पे भी हमें जो डायरेक्ट एटीपी मिला वो क्या कितने मिले, डायरेक्ट एटीपी जो हमें मिले वो कितने मिलते हैं, डायरेक्ट एटीपी जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 2 एटीपी, ठीक है। अब टोटल डायरेक्ट एटीपी हमें रेस्पिरेशन यानी क्रेब साइकिल, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड लिंक रिएक्शन, इन तीनों से जो हमें डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, इनसे जो हमें डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं 2 एटीपी यहां से मिलेंगे एंड 2 एटीपी बेटा यहां से मिलते हैं। टोटल कितने एटीपी मिले हमें, 4 एटीपी मिलते हैं। टोटल कितने एटीपी मिलते हैं हमें, 4 एटीपी मिलते हैं। और हमें बनाने, हमारे रेस्पिरेशन में हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो लास्ट में हम कितने एटीपी लिखते हैं, टोटल एटीपी कितने होते हैं, 38 एटीपी की अपन बात करते हैं। टोटल एटीपी कितने की बात करते हैं अपन, 38 एटीपी की हम बात करते हैं बेटा। अब 38 में से हमें डायरेक्टली कितने मिल रहे हैं, 4 एटीपी मिल रहे हैं। तो सर बाकी के एटीपी कहाँ गए, हमारे माइंड में सीधा क्वेश्चन आता है कि बाकी के जो एटीपी हैं वो कहाँ गए।
अब हम बेटा बात करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में कि हमें रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं वो कहां कहां मिलते हैं। रेड्यूस्ड कोएंजाइम यहां पे हमें 2 NADH मिलेंगे, 2 NADH प्लस H+ मिलेंगे। यहां पे हमें 2 NADH प्लस H+ मिलेंगे। यहां पे हमें 3 NADH H+ मिलते हैं और 2 FADH2 मिलते हैं, 2 FADH2 मिलते हैं। तो बेटा यहां पे ये हमें इतने सारे रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिल रहे हैं और अपन ने कैलकुलेट भी किया था। तो ये जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स हमें यहां पे मिले, ये भी क्या है, इनसे भी हमें ATP मिलते हैं, लेकिन इनसे हमें ATP यहां नहीं मिलेंगे। तो इनसे हमें ATP कहां मिलेंगे? तो बेटा एक बार मैं आपको बात बताता हूं। ये बात कुछ ऐसी है कि जैसे आपके पास कैश 1 लाख रुपए का चेक है, तो अब आपको कहां जाना पड़ेगा उसको, आपके पास 1 लाख रुपए का चेक है, तो उसको आपको कैश करवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? उसको अगर आपको कैश में कन्वर्ट करवाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा। और वो बैंक है वो कौन है बेटा? वो जो बैंक है ये सारे के सारे जो जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, ये कहां जाएंगे? ETS के अंदर, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हमें बाकी की कितनी ATP हैं? 34 जो ATP हैं वो सारी के सारी 34 ATP यहाँ पे हमें मिलेगी। जब ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। और ये जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे तो इनके ऑक्सीडाइज होने से हमें कितनी ATP मिलेंगी? 34 जो ATP है वो हमें यहाँ पे मिलती है। अगर हमको इनको ATP में कन्वर्ट करवाना है तो ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो चलो अब अपन इस प्रोसेस को अब आगे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अपन इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और कैसे हमें ATP मिलती है और क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो पहले इसको मैं रफ करता हूं, देन अपन इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमें क्या करना है? जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं उन्हें हमें क्या करवाना है? ऑक्सीडाइज करवाना है। तो वो जो ऑक्सीडाइज होंगी वो, अब ये अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी साइट कौन सी होगी। जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि हमने बात किया कि ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो ETS कहाँ होगा? इसकी जो साइट है, साइट फॉर ETS की जो साइट है वो कौन सी है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM जिसको बोलते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम बोलते हैं, उसकी साइट है। अब यहां पे जो हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं वो कहां प्रेजेंट हैं? रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये बेटा मैं इसकी इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करने जा रहा हूं, कुछ ऐसी ये है इसकी हमारी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इसके, ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन, ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। और ये स्पेस है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ ऐसी है, बाइलेयर है, बाइलेयर होती है, आपको पता है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो यहां पे इसके अंदर ये रन करेगा,
कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्या होगा, बेसिकली होता क्या है, अब यहां पे अपन ने इसकी साइट के बारे में डिस्कस कर लिया, तो यहां पे बेटा होगा क्या, बेसिकली अब आपको आइडिया लग गया, तो अपन देखते हैं कि यहां पे होता क्या है। जैसे जो हमारे रेड्यूस्ड को एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो जैसे सपोज हमारा रेड्यूस्ड को एंजाइम है NADH प्लस H प्लस, इसको अगर अपन ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको अगर अपन ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इसका जब ऑक्सीडेशन होगा NADH प्लस H प्लस का, ये जो रिड्यूस्ड को एंजाइम है जब ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस्ड को एंजाइम है जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NAD प्लस करेगा। ये NAD प्लस का क्या काम होगा, ये जो NAD प्लस है ये वापस से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है NAD प्लस का, तो ये जैसे ही रिड्यूस्ड को एंजाइम ऑक्सीडाइज होगा, ये NAD प्लस है, ये वापस से क्रेब्स साइकिल को रन करेगा। ये जो बेटा दो प्रोटॉन्स यहां से प्रोड्यूस हुए, यहां से जो प्रोटॉन्स हुए, अभी मैं आपको बता देता हूं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ, एड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ H प्लस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारा कौन, जो 2H प्लस आयंस हैं ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ये जो प्रोटॉन्स हैं इसका ये किस में हेल्प करेंगे, ATP सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ATP सिंथेसिस में ये हमारी हेल्प करेंगे ये जो प्रोटॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक चेन के अंदर मूव करेंगे। अब देखो बेसिकली हमने क्या कहा कि यहां पे जो हमारी साइट है वो कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल, ये जो चेन है ये क्या करती है बेटा, रन करती है। ये जो चेन है यहाँ पे, इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज की है ये चेन, यहाँ पे बेटा 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिन कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से जो हमारे रिड्यूस्ड को एंजाइम्स हैं उनसे, उन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये जो H प्लस आयंस हैं ये इधर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ क्या करेंगे, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। किसके बेसिस पे ये मूव करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे ये मूव करते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हमें यह बताता है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कौन सा जो सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज है और वो कितना ज्यादा रिड्यूस्ड है। तो सपोज ये कोई चेन है, यहां पे मैं बना रहा हूं, तो यहां पे अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है तो उसको हम डिनोट करेंगे नेगेटिव से। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज है तो उसे हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। तो यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो कोएंजाइम्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड है, वो क्या है, हाईली रिड्यूस्ड है। अब हमें उनको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो ये जब जैसे जैसे ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये धीरे धीरे एक चैनल के थ्रू ये मूव करते हुए आएंगे और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन ये ऑक्सीजन के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते होते रिडक्स पोटेंशियल के बेसिस पे ये यहाँ पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आता है कि सर ये डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, स्टेप बाय स्टेप क्यों आएगा? क्योंकि बेटा इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो बहुत कम है, मतलब ये हाईली रिड्यूस्ड है और ये हाईली ऑक्सीडाइज है। इसका मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर काफी सारे फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग में। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत सारे रूम्स हैं, यहाँ पे मान लो कोई पर्सन खड़ा है। तो अगर इसको यहाँ से नीचे आना है तो ये कैसे आएगा, डायरेक्ट यहां से यहां आ जाएगा। अगर ये डायरेक्ट यहां से यहां आ गया तो इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां से लेके यहां तक, जिसको अपन mgh विद रिस्पेक्ट टू हाइट अपन डिनोट करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा।
तो यहां से ये यहां पे आएगा तो लिफ्ट या स्टेयर्स के थ्रू आएगा, तो धीरे धीरे आएगा ताकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होगी और लास्ट में ये यहां पे खड़े पर्सन से मिल सकता है। ठीक है, आराम से ये स्लोली स्लोली यहां पे पहुंचेगा। इसी तरीके से बेटा ईटीएस जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो काफी स्लोली 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 होगा और लास्ट में ये ऑक्सीजन से क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब ये किसके थ्रू होता है, अब ये जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ये कहां मूव करेंगे, यहां पे बेटा 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। अब अपन टॉपिक की बात करते हैं कि यहां पे ईटीएस के अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस यहां पे प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस। अब हम उन 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहां पे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन्स हैं उनको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जो ये काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, इनके अंदर काफी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, QH यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम्स काफी सारे प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम्स होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं, जैसे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो ये काफी सारे तरह के साइटोक्रोम्स होते हैं और जो साइटोक्रोम A3 होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है, उसमें कॉपर आयन होता है। ठीक है बेटा, यहां पे अपन बात करते हैं कि ये जो यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम है ये कैसे हैं, मोबाइल कैरियर्स हैं। ये मोबाइल कैरियर्स हैं जिनके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो इन कैरियर्स प्रोटीन्स के थ्रू जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट होगा। अब जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप इस चेन के थ्रू जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं किस तरीके से अरेंज हैं, इनको अपन बेटा स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। क्या नाम है इन कॉम्प्लेक्सेस के, वन बाय वन अपन सारे कॉम्प्लेक्सेस को अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो बच्चों, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस और उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कैसे हम रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं उनसे हम एनर्जी यानी एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो अपन देखते हैं। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है हम उसको लेके डिस्कस करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। जो हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले 4 कॉम्प्लेक्सेस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी जो साइट है वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले अपन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये क्या आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे ये वाली जो साइट है ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसको अपन डिनोट करते हैं, ये वाला जो बेटा पोर्शन है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रीजन बोलते हैं, जहां पे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं।
और ये वाला जो रीजन है इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम बोल सकते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब बेटा जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, उन चारों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अभी मैं यहाँ पे चारों के चारों कॉम्प्लेक्सेस को ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1। अब इसका नाम क्या है, पहले अपन चारों कॉम्प्लेक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, देन इनके नाम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके पास में ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1 है। इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास में प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, और कॉम्प्लेक्स 3 के पास में प्रेजेंट होता है बेटा कॉम्प्लेक्स 2। कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड कॉम्प्लेक्स 2 के पास में बेटा प्रेजेंट होता है कौन, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये चार कॉम्प्लेक्सेस अपन ने ड्रॉ किए। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 को अपन बोलते हैं NADH, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 को अपन बोलते हैं साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 2 को अपन बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास में कौन प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 2। यहां पे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 2, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और कॉम्प्लेक्स 2 के पास में कौन प्रेजेंट होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स 4 को अपन बोलते हैं सक्सिनिक, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब बेटा ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका काम क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, इन कॉम्प्लेक्सेस का काम होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में अपन देखते हैं कि यहां पे कौन सा एंजाइम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। जैसे ही बेटा आपका ये NADH है, NADH जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा NAD+ के अंदर, NADH+ जो है, NADH+ जो है आपका, ये जैसे ही यहाँ पे रिड्यूस होता है, जैसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा NAD+ के अंदर, तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसको देगा, ये जो अपने यहां से जो H+ आयंस रिलीज होंगे उनको ये डायरेक्टली कहां पे मूव करवा देगा, जितने भी इसके H+ आयंस हैं ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे बेटा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए इसके ऑक्सीडाइज होने पे वो कहां जाएंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं FMN, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो जो ये आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन ये इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करेगा, FeS को, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, यूबीक्विनोन को, यूबीक्विनोन को। यूबीक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यूबीक्विनोन क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। यूबीक्विनोन रिड्यूस होके क्या बनाएगा, UQH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यूबीक्विनोन क्या हुआ यहाँ पे, यूबीक्विनोन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब जो आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, यहां पे आपका साइटोक्रोम B है,
देन यहाँ पे ये जो साइटोक्रोम बी है ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, साइटोक्रोम बी जो है आयरन सल्फर प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे ये क्या है, कनेक्टेड है। देन यहां से ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे ट्रांसफर करेगा किसके पास में, साइटोक्रोम C1 के पास में, और साइटोक्रोम C1 जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है किसके पास में, साइटोक्रोम C के पास में। यहां तक हमें समझ आ गया कि ये यहां पे ये अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे ट्रांसफर होंगे। अब आपके समझ आ रहा होगा सर साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, साइटोक्रोम बी के पास में बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, ये जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल जो है जिसने यहां से ये जो यूबिक्विनोल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूबिक्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये यहां से जो अपने H+ आयंस हैं उनको ये क्या करेगा, यहां पे रिलीज कर देगा, H+ आयंस को यहां पे ये रिलीज कर देगा, और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको दे देगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटोक्रोम बी को ट्रांसफर कर देगा। इसके पास में हमारे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट विल बी कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट में। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, FAD। तो यहां पे क्या बनता है, FADH2 बनता है। तो यहां से जब FADH2 रिड्यूस होगा यानी ऑक्सीडाइज होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस कौन एक्सेप्ट कर लेगा, यहां से ये जो FAD है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। और इस आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ में कौन एसोसिएटेड है, इस आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड है आपका यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इज ए मोबाइल कैरियर। यूबिक्विनोन क्या है, मोबाइल कैरियर है। ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहां से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बेटा ये हो जाता है रिड्यूस, और ये बना लेता है UbQH2। इसने क्या बनाया, UbQH2 बनाया, और अपने जो हाइड्रोजन है, जो इसके हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल देगा। ये इन हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा, बाहर निकाल देगा यहां पे। तो यहां से 2H+ यहां से, तो टोटल कितने H+ हो गए, 4H+ यहां से निकल गए, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसने ट्रांसफर कर दिया किसके पास में, साइटोक्रोम बी के पास में। तो दोनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स ये कनेक्ट कर रखा है इसको, ठीक है। ये यहां से जो यूबिक्विनोन है दोनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसको, साइटोक्रोम बी को। देन ये साइटोक्रोम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1। देन साइटोक्रोम C1 किसको दे रहा है, साइटोक्रोम C को। और साइटोक्रोम CB क्या है, साइटोक्रोम CB मोबाइल कैरियर है, ठीक है। तो ये अब बेटा कहां जाएगा, जो साइटोक्रोम है ये यहां से, और जो साइटोक्रोम जो है ये कहां पे सिचुएटेड होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है हमारी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ये यहां से साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये जो मोबाइल कैरियर है ये यहां आ जाता है, क्योंकि ये एक कैसा है, साइटोक्रोम C जो है वो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मोबाइल कैरियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां आ जाता है। ये यहां पे अपना कॉम्प्लेक्स कौन सा प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको हम बोलते हैं बेटा। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो साइटोक्रोम C है यहां पे 2 कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये कॉपर A को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और यहां से ये जो कॉपर A है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम A के पास। देन साइटोक्रोम A आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है कहां पे, साइटोक्रोम A3 के पास। साइटोक्रोम A3 के पास में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। अब ये जो साइटोक्रोम A3 है ये कॉपर आयंस को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कहां पे दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर आयंस को बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अपने को समझ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। यहां से बेटा जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहां जाएंगे, यहां पे जो प्रेजेंट होता है कौन, यहां पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो हम रेस्पिरेशन के अंदर एक्सेप्ट करते हैं।
O2 की फॉर्म में। O2 की फॉर्म में जो हमारा ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वो किसके अंदर एटॉमिक कंडीशन में मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो हाफ ऑक्सीजन प्लस H हाफ O2, जस्ट ए सेकेंड, हाफ ऑक्सीजन यहां पे क्या होगा, हाफ O2 हाफ ऑक्सीजन और H2 मिलके क्या बना लेंगे बेटा, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O। और यहां पे जो एक्स्ट्रा H प्लस आयंस होंगे ये यहां से पंप कर दिए जाएंगे, कहां पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब आपको यहां तक समझ आ गई कि जो यहां पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। यहां से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। देखो एक बार अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है NaDH ऑक्सीडाइज हुआ NaD के अंदर, तो यहां से आपके H प्लस आयंस भी रिलीज हुए और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए। जो H प्लस आयंस रिलीज हुए वो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहां पे पंप कर दिए गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पंप कर दिए गए। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हुए, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो आपके कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने ये लिए, देन ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया, देन यहां से जो आपका यूबिक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर वो क्या बना लेता है, यूबिक्विनोल बना लेता है। देन बेटा यहां से ये जो यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी दोनों के दोनों मोबाइल कैरियर हैं, ये यहां से इसको भी कनेक्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको कॉम्प्लेक्स 3 के साथ भी कनेक्ट करता है। कौन, ये आपका जो यूबिक्विनोन है। यहां से जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है और जो आपका FADH2 बनता है, जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो भी कुछ यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। उन इलेक्ट्रॉन्स को जो ये आयरन सल्फर प्रोटीन है ये एक्सेप्ट करेगा। देन आयरन सल्फर प्रोटीन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को, आयरन सल्फर प्रोटीन से कौन लेगा, यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही आपका यूबिक्विनोन यहां से रिड्यूस हुआ यूबिक्विनोन के अंदर, तो यहां से ये जो H प्लस आयंस हैं ये यहां से रिलीज होके कहां आ गए, आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। जैसे ये यहां से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे दे दिए किसको, साइटोक्रोम B को, और H प्लस जो है यहां से जो ये आपका रिड्यूस्ड हुआ था कौन, यूबिक्विनोन, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां ट्रांसफर कर देता है, साइटोक्रोम B के पास। तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो भी यहां से रिलीज होके कहां पहुंच गए, आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आपके जो हाइड्रोजन है वो यहां पे पहुंच गए। देन बेटा क्या होगा, यहां से फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास गए, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स गए साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 से C के पास, और साइटोक्रोम C क्या है, एक मोबाइल कैरियर है। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेके किसके पास पहुंचा देता है, कॉपर A के पास। ये जो कॉपर A है इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम A के पास पहुंचाएगा। देन ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर होंगे साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 से कॉपर B के पास। देन यहां पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पंप कर दिए जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारी सेल के अंदर मैट्रिक्स में, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेती है, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके जो हमारा सबसे पहला मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जो बेटा एक्सेस यहां पे H प्लस आयंस बचते हैं वो यहां पे पंप कर दिए जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब मैं यहां पे आपको अब मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं कि ये क्या हुआ, ये यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे ये बहुत सारे H प्लस आयंस का ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट क्या मतलब, यहां पे बहुत सारी ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट है। एक तरफ अगर H प्लस आयंस प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया बेटा, ग्रेडियंट बन गया। दोनों के बीच में क्या बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या क्रिएट हो गया, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या क्रिएट हो गया, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया।
अब यहां पे क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे बेटा क्या प्रेजेंट होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है यहां पे एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये आपको क्या दिखाई दे रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आपको पता होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, बाई लेयर होती है। तो यहां से जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या नहीं होंगे बेटा, डायरेक्टली पंप नहीं किए जाएंगे। यहां से जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, पंप नहीं होंगे। तो वो किसके थ्रू आएंगे, F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन F0, ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं F1। इसके बारे में अपन इन शॉर्ट यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस साइड में कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इस साइड में यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया, और ये ग्रेडियंट एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये जो F0 F1 पार्टिकल है इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे कौन सिचुएटेड है, ये आपका F0 F1 जो पार्टिकल जिसको अपन बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल जो है यहाँ पे ऐसे सिचुएटेड है। ये कौन है, ये वाला पोर्शन है F1, और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं F0 पोर्शन। यहाँ पे कौन से प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन से प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और यहाँ पे कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है। अब बेटा यहाँ पे अपने क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, इस साइड में जो कंसेंट्रेशन है H+ आयंस की वो ज्यादा है। तो अगर अपन किसी भी वर्ल्ड की बात करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड या किसी की भी, जो भी यहाँ पे कैसा मूवमेंट होगा, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे इस साइड प्रोटॉन्स की जो कंसेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, लेकिन प्रोटॉन्स यहां से इजीली मूव नहीं कर सकते। क्यों मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, अपने अंदर से पास नहीं होने देती, क्योंकि वो फोस्फोलिपिड की बनी है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर F0 पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना है, इंटीग्रल प्रोटीन का, और ये F1 है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स का। यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी हेल्प से, इस चैनल की हेल्प से ये जो आपके H+ आयंस हैं बेटा, ये क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे ही ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू यहां से ये H+ आयंस जो पंप करेंगे, तो यहां पे ये जो F1 पार्टिकल है इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। ATP सिंथेज एंजाइम जिसको अपन बोलते हैं, ATP सिंथेज एंजाइम जिसको बोलते हैं। अब बेटा जैसे ही यहां से 2 H+ आयंस यहां से पंप कर दिए जाएंगे, जैसे ही यहां से 2 H+ आयंस पंप कर दिए जाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, जो आपका ADP है, वो प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसके थ्रू जो आपका ADP है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर बेटा क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एक जो ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है इसको एक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, जो पीटर मिशेल ने दिया था। तो यहां पे जैसे ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और यहां से जैसे ये H+ आयंस यहां से पंप होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे एक जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर देता है और ATP जनरेशन में हेल्प करता है, यानी ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP भी बन रहा है और यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक वाटर भी बन रहा है, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसको अपन बोलते हैं।
सो प्लीज नोट डाउन दिस